ये पावर का फील वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं था। जैसे 100 तो हमने देखा आंखों के सामने सामने हो गई देखते ही देखते। तो सेकंड इज गोइंग अप टू 75 और थर्ड पूरा जा रहा है सिटी में लगभग 100, मतलब 90 तो क्रॉस कर ही रहा है। और यहाँ पे थर्ड गियर वेंट अप टू 90। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द पेज टू व्हील्स। आ गया हूँ मैं वापस एक नई वीडियो के साथ। तो ये वीडियो होने वाली कंपैरिजन के ऊपर दो बाइक्स का, जो कि है रॉयल एनफील्ड से दोनों, इंटरसेप्टर और हंटर 350। तो देखो इन दोनों का कंपैरिजन इंजन के हिसाब से नहीं हो सकता, आई नो दैट, और आप लोगों को भी पता है, बट ये दोनों रॉयल एनफील्ड की ऑफिशियली रोडस्टर मोटरसाइकिल्स है। इन दोनों के अलावा कोई और रोडस्टर आती नहीं है एक आरी की, तो मैंने इसीलिए इनको कंपेयर करने का प्लान किया। थोड़ा मैं स्पेक्स आपको बता देता हूँ। ये है एक 350 सीसी इंजन जो कि मीटियोर से इंट्रोड्यूस हुआ था, रबर माउंटेड, और ये है 650 ट्विन सिलेंडर इंजन, जो कि आप सभी जानते हैं बहुत ही पावरफुल। और आरी का अभी तक जो सबसे हैवी और सबसे पावरफुल इंजन आ रहा है वो इंटरसेप्टर 650 में आपको मिलता है। ये हम लोग काफ़ी टाइम से राइड कर रहे हैं। ये आज मैं पहली बार चला के देखने वाला हूँ और आप लोगों को भी बताऊंगा कि क्या डिफरेंस मुझे फील हुआ। बेसिकली स्पेक्स मुझे काफ़ी दिनों से पता था। सबसे बड़ा डिफरेंस जो है मुझे फील होने वाला है वो है वेट का। इन दोनों के अंदर अप्रॉक्स 25 kgs का डिफरेंस है। वो लाइटर है ऑब्वियसली, और आरी की अभी तक की सबसे लाइटेस्ट मोटरसाइकिल होने वाली है हंटर 350। दोस्तों हम सवार हो गए हैं हंटर 350 पे अभी, और सबसे पहले तो मैं आपको ये ऑन करके दिखा देता हूँ कि कंसोल वगैरह कैसा दिख रहा है। तो ये है सिस्टम सारा, बैटरी की लाइट आ रही है, अभी ऑन ही की है इसलिए बंद हो जाएगी, जो कि बैटरी, फ्यूल, ABS, और ये स्पीडोमीटर है, फ्यूल, ठीक है। थोड़ा सा फ्यूल गॉज अभी अच्छा है पहले से। आरी में जो क्लासिक वगैरह में आ रहे थे वो अच्छे नहीं थे, तो अब काफ़ी अपडेट हो गया है वापस। एक और चीज़ ऑन करने वाला, ये जो मीटियोर से शुरू किया था ना आरी ने, वो वाला ही सीन आ गया है सेम। किल स्विच नहीं है अब ये थोड़ा स्टाइलिश सा है, अच्छा लग रहा है। इस साइड भी सेम ही है इंडिकेटर के लिए। और वो रही इंटरसेप्टर। अभी हम थोड़ी देर इसको चलाने वाले हैं, देखते हैं कैसा क्या फील। अभी इंटरसेप्टर के बाद जैसे ही मैंने इसे हाथ में लिया है ना, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं एक्टिवा चला रहा हूँ। सबसे पहले हल्का सा खींच के देखते हैं। ऑब्वियसली पावर का लॉस तो हो रहा है फील। ब्रेक इसका आगे वाला अभी थोड़ा अटक रहा है, मुझे ऐसे लगा। ओके, मैं एक ही बात कहूँगा कि ये सेम क्लासिक 350 की तरह ही चल रही है, पर जो रफ होने में जो फील आ रहा है ना अभी, ओह माय गॉड। तो बस मैंने थोड़ा सा देख लिया इसे खींच वैच के। डेफिनेटली मेरे मन में कुछ बातें आई है जो आपसे शेयर करना चाहूँगा मैं। इससे पहले मैंने हंटर को चलाया नहीं था, और मैं बस आइडिया लगा रहा था कि ये कैसी चलेगी। जिस दिन भी मैं इसे चला के देखूँगा क्या फ़ील आएगा। और फ्रैंकली सच बता रहा हूँ दिल से, ये आज तक मुझे आरी इतना कंफर्टेबल मैं रफ़ नहीं हुआ किसी मोटरसाइकिल पे। मतलब अगर आप सिटी में चला रहे हो ना, तो जो फ्रंट एंड से वज़न हटाया है वो लिटरली फील करने को मिल रहा है। आंखों से दिख रहा है कि भाई क्या मज़ा आ रहा है इसको यूं आप, मतलब जो हैंडलिंग है ना वो इतनी ईजी हो गई है लाइक नेवर बिफोर ऑन अ रॉयल एनफील्ड। ठीक है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। क्लच इज़ ऑल्सो ओके, स्लीपर क्लच नहीं है ऑब्वियसली, वो वाला फील नहीं है, बट हाँ लाइट है। क्लासिक वगैरह से सबसे कंपेयर करूँ तो देखो अभी तक की सबसे कंफर्टेबल मोटरसाइकिल लग रही है। अभी इसके अंदर ये जो मॉडल आपके सामने खड़ा है, ये मेरे हिसाब से एकदम टॉप मॉडल है। इसमें अलॉय व्हील्स आपको मिल जाते हैं, और पीछे भी एक डिस्क ब्रेक मिलता है आपको। इससे ये पहचान है बेसिकली कि ये टॉप है, इतना मुझे आइडिया है। इससे बेसिक जो मॉडल आ रहा है वो लगभग इससे 20,000 चीप आता है। ऑन रोड प्राइस इसकी 2,05,000 है फिलहाल, 2,05,000 है, 2,10,000, आई एम नॉट श्योर। मैं जयपुर से हूँ तो मैं जयपुर की प्राइस बता रहा हूँ आपको। और उसमें आपको स्पोक व्हील्स मिलते हैं और पीछे डिस्क नहीं मिलता। ये दो मुझे मेजर चेंजेस पता है जो उसमें मिलते हैं आपको। कम प्राइस की वजह से ये दो चीज़ें आपको नहीं मिलती है। बात करूँ अगर मैं इंटरसेप्टर की, तो ये है 47 हॉर्सेस के साथ 650 ट्विन सिलेंडर। बहुत ही अमेजिंग इंजन है इसका।
बहुत ही रिफाइंड मोटरसाइकिल है और साथ ही साथ ये 210 kgs की है, वो 185। तो ये थोड़ी सी हैवी फील होती है रोड पे, जो अभी हम चला के भी देखेंगे। पावर की कोई मुकाबला नहीं है, बट हाँ स्टिल हल्की सी हैवी फील होती है और थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि ये मैच्योर बाइकर्स के लिए ज़्यादा है। मैं प्रेफर करूँगा लोगों को कि अगर आप बहुत टाइम से राइड कर रहे हैं, आप ऑलरेडी एक मोटरसाइकिल आपके पास में है ठीक ठाक पावर की, और आप एक हैवी मोटरसाइकिल चाहते हैं या आपको आदत है हैवी पावर चलाने की, तो आप इस चीज़ के लिए जाइए। अदरवाइज़ ये अगर सिटी कम्यूटिंग की बात है, हमें ऑफिस वगैरह ही जाना है या नॉर्मल सिटी के अंदर आसपास चलाना है, तो दिस इज़ अमेजिंग चॉइस फॉर यू। साथ ही साथ में 20 हॉर्सेस एकदम हर सिटी के लिए, इंडिया में हमारी रोड्स के लिए बहुत ही परफेक्ट है। आरी हैव फोकस्ड ऑन द पंच वाला साइड। पहले कभी भी वो पंच नहीं आता था जो क्लच छोड़ने पे अभी ये गाड़ी दे रही है। वरना अगर आप किसी भी चेक करने के लिए, जैसे अगर किसी भी क्लासिक वगैरह में बिना हाथ लगाए ना, क्लच को बिना हाथ लगाए अगर मैं नॉर्मल विदाउट क्लच गियरिंग करूँ तो ये जैसे झटका दे रही है, तो ये थोड़ा थोड़ा KTM से मिलता है, जो कि पंची इंजन्स होते हैं जिनमें पावर ज़्यादा, टॉर्क कम होता है। पर यहाँ पे टॉर्क तो ज़्यादा ही है पावर से, नो डाउट, बट फिर भी इतना पंच देना बहुत ही अच्छी बात है वैसे, क्योंकि स्ट्रीट्स पे थोड़ा सा लोगों को पंच का फील चाहिए होता है, थोड़ा फन राइडिंग के लिए, और वो फन आ भी रहा है अभी पावर के साथ साथ। ओवरऑल अगर आपके पास 2 लाख रुपए तक की आप एक अच्छी मोटरसाइकिल सोच रहे हैं और आपके दिमाग में थी ड्यूक 200 या फिर MT-15 या फिर NS 200, तो उनकी जगह पहली बार एक आरी का ऑप्शन है, जो पहले कभी नहीं हुआ, वो हुआ इस बार। हम कभी भी पहले ये नहीं सोच सकते थे कि हाँ आरी को कंसिडर किया जा सकता है स्पोर्ट बाइक के साथ में, पर हाँ पहली बार फन स्पोर्ट बाइक वाला फील एक क्रूज़र इंजन के साथ में पहली बार, ये ट्राई करने लायक चीज़ है। तो सेकंड इज़ गोइंग अप टू 75 और थर्ड पूरा जा रहा है सिटी में लगभग 100, मतलब 90 तो क्रॉस कर ही रहा है। तो दिस इज़ गुड, दिस फील्स नाइस। अगर आप साउंड वगैरह कंपेयर करो इंटरसेप्टर से, तो उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। एक हाथ से फ़ोन यूज़ करता हुआ अभी जैसे मैं गलियों के अंदर चला रहा था ना, तो अभी यही चीज़ आप KTM के लिए जा रहे हो ना, अगर KTM या फिर पल्सर NS कह लो, तो उनके अंदर इतना लो एंड रिस्पॉन्स नहीं आता है। अभी स्पीड है 20 से भी कम और ये सेकंड गियर है, और इस स्पीड पे अगर मैं इसे उठा रहा हूँ तो बिना झटके दिए इंजन आराम से चल रहा है, आराम से, उसे बिल्कुल भी समस्या नहीं हो रही। ये होता है क्रूज़र इंजन की खासियत, बेसिक्स है ये। अभी तक जो क्लासिक में हो रहा था, क्लासिक कह लें, स्टैंडर्ड कह लें या मीटियोर भी, 200 kgs की वजह से वो पावर इतना निकल के नहीं आ रहा था 20 हॉर्सेज जो थे। साथ ही साथ ये टॉर्क अब इस वेट के साथ में इतना लाइट करने के बाद जो मज़ा आ रहा है ना चलाने का, अब जैसी ये उठ रही है, पहले इतना रिस्पॉन्स नहीं देता था यही सेम इंजन उस वेट के साथ, बट अब जो ये फील दे रहा है ना, वो मतलब अनबिलीवेबल है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं एक आरी चला रहा हूँ। और जो फ्रंट एंड से ये वेट को हटाया गया है, सबसे मेजर पार्ट जो मुझे लगा ना, सबसे बड़ा चेंज आरी की तरफ से, वो ये था, फ्रंट एंड से जितना भी वेट हटाया है ना, उसका डिफरेंस जो है वो पता चल रहा है कि गाड़ी पे क्या फ़र्क पड़ा है इस चीज़ से। जो कंट्रोलिंग इसकी हो गई है, स्पोक व्हील्स डालना, ये जो फ्रंट टायर मेरे हिसाब से 100 या 110 का है, ओके, तो 110 का ये फ्रंट टायर है, ओके, चौड़ाई के अंदर। इस वजह से मेन रीज़न हो गया, जैसे ड्यूक और MT वगैरह जो भी स्पोर्ट्स बाइक्स है ना रोड की, उसमें आते हैं ये वाले व्हील जो कि इतने चौड़े होते हैं, और ये जो गोल प्रोफाइल है, इस वजह से आप अगर लीन कर रहे हो, ब्रेकिंग कर रहे हो ना, तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है ब्रेकिंग का, प्लस लीन और कंट्रोल, हैंडलिंग, ओवरऑल हर चीज़ बहुत अच्छे से हैंडल हो रही है गाड़ी के अंदर। साथ ही साथ पीछे भी मेरे हिसाब से 140 का टायर दिया गया है, हाँ 140 और 70 प्रोफाइल का टायर है। तो अभी तक क्या होता था ना, आरी के अंदर मोटे टायर्स आते थे, जैसे अभी मैं इंटरसेप्टर से कंपेयर करूँ, उसके वेट को हैंडल करने के लिए थोड़े मोटे टायर्स दिए जाते हैं, और पतला भी है टायर, 130 का टायर है, तो टायर इससे थोड़े ज़्यादा चौड़े हैं, थोड़े ज़्यादा रोड्स के लिए बनाई गई है गाड़ी, और बहुत अच्छा उतना ही ये फील भी दे रही है। साथ ही साथ अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, तो आपको ये भी बेनिफिट है। इसके अंदर हमें अलॉय व्हील्स का ऑप्शन ही नहीं मिलता, अगर आप बाहर से करवाना चाह रहे हो तो भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आएंगे। ये 17 इंचज़ है, तो इसके हिसाब से अपने पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर ये नहीं भी आ रही होती अलॉयज़ में, तो हम आराम से लगवा सकते थे, क्योंकि 17 ऑलरेडी चल रहा है काफ़ी टाइम से। तो ये है पावर का डिफरेंस। अगर इंटरसेप्टर जाने लगेगी तो फिर वो बिना गियरिंग करते करते भाग जा रही है।
और यहाँ पे थर्ड गियर वेंट अप टू 90 बिना इंजन ब्रेकिंग के रुकी है, बहुत ही अच्छी वो भी। एक्चुअली आपको आरी की मोटरसाइकिल को भगाने का मन नहीं करेगा, जैसे कि KTM आप चलाओगे ना तो ऐसे इच्छा करेगी कि यार इसे तेज़ चलाते हैं, और आरी की गाड़ी से नहीं होती। इवन इंटरसेप्टर भी इतनी हैवी है ना कि जैसे ही कोई नया आदमी हाथ में लेता है तो इच्छा नहीं करती उसकी, वो थोड़ा डर जाता है पावर या वेट से, दोनों चीज़ों से ही। एक्सेलरेट करना भी ईजी है बट हैंडल करना उसको इतना ईजी नहीं है सब लोगों के लिए, और इसको उतना ही मुझे बहुत ज़्यादा इजी लग रहा है इसको हैंडल करना, सब कुछ करना इसके साथ। ऐसी मशीन है कि हाँ व्हील को लिफ्ट करने की इच्छा कर रही है अभी। जितना हैंडल बार पास है ना बॉडी के उतना ज़्यादा अच्छा फील होता है। और 80 की स्पीड तो लाइक बहुत जल्दी 7-8 सेकंड 6 सेकंड उसी के अंदर रीच कर जा रहे हैं हम, बहुत कम टाइम लग रहा है। हाँ लॉन्ग राइड्स के लिए मैं नहीं कह सकता कि कैसा फील देगी है, बाकी अभी तक तो इम्प्रेसिव। अब काफ़ी देर हो गई है, थोड़ी देर हम इंटरसेप्टर को भी चला के देखेंगे और मैं बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है, क्या मुझे फील हो रहा है। फिर से स्विच कर रहे हैं अभी आ रहा हूँ इंटरसेप्टर पे, देखते हैं क्या डिफरेंस फील होता है। सबसे पहले जैसे स्टैंड से हटाते हुए ही फील हो गया है वेट, सबसे पहला सबसे मेजर चेंज जो कि है। दूसरा अब आती है बात रिफाइनमेंट की, तो जैसे ये पावर का फील वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं था। जैसे 100 तो हमने देखा आंखों के सामने हो गई देखते ही देखते। तो वही डिफरेंस है कि उसका थर्ड गियर जा रहा है 90 और यहाँ पे गाड़ी सेकंड में चली जाती है 95, अप्रॉक्स एकदम 100 को टच कर जाती है लगभग। तो ये बहुत मेजर डिफरेंसेस है, साथ ही साथ रिफाइनमेंट का बहुत ज़्यादा फील है। ये गियर डालते डालते भी इसे अगर चलाएंगे, खींचने की मोटरसाइकिल बेसिकली मुझे लगता है इंटरसेप्टर नहीं है। ये 4th है, देन 5th और ये डल गया 6th के बाद में रिफाइनमेंट इतना ज़्यादा है कि फील नहीं होते नीचे वाइब्रेशंस 1% भी। ये फ़ायदा है 2 सिलेंडर का इतने हैवी अपलाइन इंजन होने का। तो बेसिकली जो हाई क्लास मोटरसाइकिल्स आती है ना 650 से, हम इसे मिडिल वेट इंजन्स कहते हैं इसको, मिडिल लाइन में इंजन्स। 650 जब आता है तो लगभग लीटर क्लास के पास पहुंच रहा होता है वो, तो ये हल्का हल्का सुपर बाइक वाली कैटेगरी में आ चुका होता है इंजन। और यही रिस्पॉन्स अगर वैसे इसके जो राइवल्स हैं वो है KTM ड्यूक 390, चाहे प्राइस या पावर की अगर हम बात करें तो इन दोनों को तो खैर कंपेयर करना वैसे पॉसिबल है बिल्कुल, बट कैटेगरी के हिसाब से ये बिल्कुल अलग है। ये दोनों कैटेगरी में सेम है बट हाँ इंजन्स के डिफरेंस है। हाँ बात करूँ स्टाइलिंग की, तो इंटरसेप्टर का जो भी पैसा कंपनी हमसे ले रही है ना इस गाड़ी को ख़रीदने में, खासियत है वो इसका इंजन है। और नो डाउट ये अपने प्राइस के हिसाब से बिल्कुल जेन्युइन है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बस जो कंपनी ने क्रॉस कटिंग हल्की हुल्की की है वो है इंडिकेटर्स, बल्ब, थोड़ा स्टाइलिंग में इसने कम पैसा लगाया आरी ने। ऑब्वियसली हम खुद भी यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इतने कम प्राइस के अंदर आपको ये इंजन किसी भी दूसरे ब्रांड में नहीं मिलेगा। अगर आप कावासाकी या ट्रायम्फ कुछ किसी की भी बात करो, बॉर्नविल छोटी से छोटी स्टार्ट होती है 9 लाख से, या फिर कावासाकी में आती है W800, वो भी बहुत एक्सपेंसिव है। वो वाला फील हमें मिल जाता है इतने कम पैसों में, मात्र 4 लाख रुपए के अंदर। अभी ये 350 से स्टार्ट हो रही है, 3,55,000 आई थिंक। और हमने उसी के अकॉर्डिंग जो स्टाइलिंग की कमी कंपनी ने दी थी ना वो हमने पूरी कर ली है। फॉग गेटर्स जैसी छोटी छोटी एक्सेसरीज हमने लगवाई हुई है, फ्रंट लाइट चेंज करवाई हुई है, क्लच लीवर्स चेंज करवाए हुए हैं। तो ये छोटी मोटी चीज़ों से हाँ ये थोड़ी अच्छी लगने लगती है अपने आप। इसका एक अलग फील है, दोनों है रोडस्टर ही, बट हाँ कंपनी ने जो स्टाइलिंग का फोकस रखा है वो हंटर में है ज़्यादा, क्योंकि पूरी गाड़ी ओवरऑल बहुत ही सेक्सी लग रही है। ये पीछे से चाहे व्हील का हो, सीट टायर बाहर निकल रहा है सीट के बाद भी, थोड़ा इंडिकेटर्स और लाइट पे फोकस किया है। स्टाइलिंग पे ओवरऑल बहुत अच्छा फोकस किया है। स्टिकर्स वगैरह जो स्टार्ट ही गाड़ी बहुत सुंदरता के साथ हुई है। इंटरसेप्टर पहले जब स्टार्टिंग में आई थी तो इतने इंटरेस्टिंग कलर्स नहीं थे, हालांकि हाँ अब बहुत अच्छे अच्छे कलर्स आ रहे हैं उसमें भी। अगेन वन मोर थिंग, अभी तक इंटरसेप्टर ओनर्स इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि अगर ये स्मोक्ड ब्लैक कलर का इंजन इंटरसेप्टर में आ जाए तो बहुत अच्छा लुक हो सकता है गाड़ी का, जो कि अभी हंटर में आपको मिल रहा है। ये ब्लैक कलर्ड इंजन है पूरी तरह से, जैसे एक एसेसरी ब्लैक है। अगर ब्लैक कलर की आप बाइक ले रहे हैं तो इसमें कहीं भी आपको सिल्वर कलर नहीं दिखेगा नीचे, सिल्वर और क्रोम, और पूरा स्मोक्ड सा कलर है। तो लुकिंग वाइज बहुत
मतलब 10 आउट ऑफ 10 है हंटर को। मैंने जब इसे फर्स्ट टाइम देखा था ना, तो लद्दाख में देखा था जब ये टेस्ट हो रही थी नई वाली हिमालयन के साथ में, तो मुझे बिलीव नहीं हुआ था कि ये आरी की मोटरसाइकिल है। लिटरली ये इतनी सेक्सी लगी थी मुझे देखते ही, और आज चलाने के बाद भी लिटरली ये फील आ रहा है कि बहुत ही लाइट आरी की बाइक ये बिल्कुल नहीं लग रही चलाने के अंदर। इतनी स्पोर्टी मैंने कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि आरी इतनी स्पोर्टी मोटरसाइकिल बना सकता है। सुना है कि आरी प्लान कर रहा है इस हंटर वाली बॉडी के अंदर, चेसिस के अंदर एक 450 इंजन डालने का, जो कि अभी हमें हिमालयन में इंट्रोड्यूस होगा। वही इंजन अब उस गाड़ी के अंदर आने वाला है। एक रीज़न इसका पावर, उसको हैंडल करना थोड़ा ज़्यादा इजी है इससे। स्ट्रीट्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंजॉयबल है, नो डाउट। इसका पावर थोड़ा सा इंडियन रोड्स के हिसाब से एक्सेसिव है, थोड़ा सा ज़्यादा है। हाँ, अगर आप बहुत अच्छे से मैच्योर्ड हो तो आप कंट्रोल कर सकते हो, बट सब लोगों के लिए ये नहीं है। स्पेशली अगर थोड़ा सा लाइक बॉडी इतना मसल पावर नहीं है ना, मसल पावर साथ ही साथ एक अच्छा हाइट नहीं है, तो इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है until unless you have skills। अब अगर बात करें प्राइसिंग डिफरेंस की ना, तो हंटर का बेस मॉडल और इसके बेस मॉडल में दोनों में डबल है प्राइसेस बिल्कुल। वो 180 है और ये 360 है लगभग। तो कंपेरेबल प्राइसिंग के मामले में बिल्कुल कंपेरेबल नहीं है। मैं फिर से कहूँगा आप लोगों को, इंजन के मामले में बिल्कुल कंपेरेबल नहीं है। बट हाँ जी, बिल्कुल ये दोनों एक रोडस्टर है, इनकी कैटेगरी सेम है, लुक्स वगैरह सेम है। तो बहुत सारे लोग होंगे जो कि कंफ्यूज हो जा रहे होंगे लुक्स को लेके। तो ये बिल्कुल कह सकते हैं हम कि लुक्स इन दोनों के बहुत हद तक सेम है, बहुत एक जैसी दिखती हैं, बट ये एक्चुअली में बिल्कुल भी एक जैसी नहीं है। चलाने के अंदर दिन रात का अंतर आपको फील होगा। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लगभग उससे डबल है। मतलब वो कहीं दिखेगी भी नहीं अगर आप दोनों इनकी ड्रैग रेस करेंगे इन दोनों की। बट हाँ, आई लव्ड हंटर। मतलब थोड़ा ऐसे कूल दिखाने के लिए, जैसे ये 0 20 40 है, साथ ही साथ माइल्स का भी मीटर दिया है छोटा सा। जावा में दिया था ये शायद, जावा में दिया था। और अभी इसमें एक और गड़बड़ है, इसमें एक ही बटन है। कोई भी सेटिंग चेंज करनी हो ना, तो उसके लिए सब एक ही बटन है बस। अब इसी बटन को दबा के रखना है, सिंगल बटन से ही सारी सेटिंग चेंज करनी पड़ रही है। ठीक है। और बहुत कमाल की बात यह है कि एक सारा गियर का इंडिकेटर भी है, साथ ही साथ पूरा छोटा सा एक डिजिटल कंसोल हो गया, साथ साथ गियर का भी इंडिकेटर है। पहले नहीं आती थी ये सारी चीज़ें। फ्यूल गॉज भी अच्छा है। बाकी फ्यूल गॉज कितना भी अच्छा हो, डिजिटली तो बहुत सुंदर दिख रहा है, बट काम ऐसे लग रहा है बाकियों की तरह ही कर रहा है। क्योंकि अभी एक ब्लिंक कर रही थी जब मैं निकला था थोड़ी देर पहले, उसके बाद 2 आई, अभी 3 दिखा रहा है खड़ी का। वैसे तो थोड़ी टेढ़ी भी हो गई है इसलिए भी, बट स्टिल हमेशा से आरी में ये प्रॉब्लम्स रही है। उसमें भी हम यही फेस करते हैं, कभी भी फ्यूल ढंग से नहीं बताता कि कितनी चलेगी कितनी नहीं चलेगी। कभी टेढ़ी होती है, फिर सीधी होती है, 4 डंडी 3 डंडी ऐसा रहता है। हाँ, एक और चीज़, जब क्लासिक में ABS इंट्रोड्यूस हुआ था ना, जब गवर्नमेंट ने नॉर्म्स लगा दिए थे कि 125 cc से ऊपर रहेगा ही ABS, तो क्लासिक के ABS ने कभी कॉन्फिडेंस नहीं दिया। वो चला के मुझे बहुत अजीब सा लगा था। पर इंटरसेप्टर की ब्रेकिंग थी जिसने इंप्रेस किया था कि मतलब KTM के साइड में हमने चला के देखा है 140 से 0, वो बहुत अच्छी रुकी है। और आज इसने भी वही फील दिया है, बिल्कुल एक स्पोर्ट बाइक जैसे रुकती है ना, आप डार्क प्रेस कर सकते हो आगे वाले ब्रेक को, वैसे ये प्रेस हुए हैं। और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था ब्रेक्स का भी, बहुत कमाल।